हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा कंटिन्यू करते हैं 9th SST चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन में। हम पहुंच चुके हैं द राइज ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन बोनापार्टे एक डिक्टेटर था फ्रेंच आर्मी के अंदर, और वो डिक्टेटर डायरेक्टरी की इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर अपने आप को क्या क्लेम करता है, एम्परर। अब उसने रूल करा फ्रांस में 1804 से लेकर 1815 तक। अब ऐसे में उसने फ्रांस को मॉडर्नाइज करा, फ्रांस को बहुत डेवलप कर दिया। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ नेपोलियनिक सिविल कोड। नेपोलियनिक सिविल कोड का मतलब था नागरिकों के लिए बनाए गए कुछ कानून, सम लॉज विच आर मेड फॉर सिटीजन। तो ये 1804 के अंदर आए थे, और जिसके बाद नेपोलियन को इतना अच्छा माने जाने लगा पूरे यूरोप के अंदर कि उसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहा गया। अब देखते हैं जरा क्या क्या था। फॉर्म्ड कैनाल्स एंड रोड्स, तो उसने सड़कें बनाई और इरिगेशन करने के लिए कैनाल्स बनवाई। सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज एंड पोस्टल सर्विसेज, उसने नई नई इंडस्ट्रियों को बनवाया, और साथ में कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल सिस्टम, मतलब कि लोग बातचीत कर सकें आपस में। नए तरह के स्टैंडर्ड्स बनवाए, जैसे कि पहले नापने तोलने की कोई सिंगल यूनिट नहीं थी, अब उन्होंने नापने और तोलने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया कि सबको इन्हीं यूनिट्स को फॉलो करना है। प्रोवाइड्स राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, पहले जो भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो देश की हुआ करती थी, गवर्नमेंट की हुआ करती थी, लेकिन अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दे दिया जिससे कि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? भाई सपोज करो कि एक एरिया के अंदर एक दुकान वाला है और साथ वाले दूसरे एरिया के अंदर दूसरा दुकान वाला है। अब दोनों दुकान वाले अपने जैसी कोई दूसरी दुकान को अपने एरिया में खुलने नहीं देते, और वो राजा से परमिशन ले लेते हैं कि हमारे एरिया में सिर्फ हमारी ही दुकान रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की प्रतिबंध को, इस तरह की परमिशन को क्या बोलते हैं? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जिसके अंदर दूसरे व्यापारियों को आने की क्या कर दी जाती है? मना कर दिया जाता है कि आप उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे। क्या गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्लियर हुई सबको? चलो आगे देखते हैं। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया कि अब किसी को किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकता है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन को उसने और आसान बना दिया। पहले का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, इस तरह की प्रथाओं को उसने खत्म कर दिया। क्लर्जीज और नोबल्स को जो प्रिविलेजेस मिलते थे, विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स मिलते थे, वो सब खत्म कर दिए। अब ऐसे में इन सब चीज़ों से वो क्या हो गया? बहुत फेमस। और यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों ने उनको बुलाया कि आप आओ और हमारी कंट्री को भी क्या करो, डेवलप। और नेपोलियन गया, और नेपोलियन ने वहाँ पर जाकर क्या करा? उनकी डायनेस्टीज को डिस्पोज कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसे अपनी किंगडम में शामिल कर लिया। अब उन लोगों ने बोला यार बुलाया तो मॉडर्नाइज करने के लिए था, इसने हम पर कब्जा कर लिया। तो हम देखेंगे बैटल ऑफ वाटरलू इसी वजह से हुई कि नेपोलियन ने धीरे धीरे पूरे यूरोप को क्या कर लिया? कैप्चर, अपने कब्जे में ले लिया। अब कोई भी सिंगल कंट्री फ्रांस जितने मजबूत कंट्री से नेपोलियन से लड़ने को तैयार नहीं थी, और ना लड़ सकती थी, वो कमजोर थी। अब ऐसे में कुछ कंट्रीज इकट्ठी होती हैं और अपने आप को नाम देती हैं यूरोपियन यूनियन। अब इसके अंदर कुछ पावरफुल कंट्री के नाम है, जैसे कि इंग्लैंड, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। अब ये इकट्ठी होती हैं और यूरोपियन यूनियन के नाम से आती हैं। और 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू उन्होंने लड़ा। वाटरलू यहाँ पे जगह का नाम है। अब ये आपस में लड़ते हैं, और जीतता कौन है? यूरोपियन यूनियन। और नेपोलियन की कहानी फ्रांस से खत्म। फ्रांस से क्या, पूरे यूरोप से ही खत्म हो जाती है। अब ऐसे में ट्रीटी ऑफ वियना होती है। वियना एक जगह का नाम है ऑस्ट्रिया के अंदर। तो ऑस्ट्रिया के अंदर एक शांति समझौता होता है। ट्रीटी मतलब शांति समझौता। अब इसके अंदर बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से, बर्बन डायनेस्टी याद आ रही होगी, लुइस 16 की फैमिली की डायनेस्टी, वो दोबारा से कहां पर आ जाती है? फ्रांस के अंदर। और इस तरह से हमारे चैप्टर की क्या होती है? एंडिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्लास 9th SST चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो ट्रायंगुलर मतलब ये तीन कंट्रियों के बीच में था। ठीक है, कंट्री क्या बोले, कॉन्टिनेंट के बीच में था, तीन कॉन्टिनेंट अलग अलग, और स्लेव्स का ट्रेड करा जाता था इसके अंदर। तो समझते हैं जरा किस तरह से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता है। एक तरफ है यूरोप, और यूरोप की कौन सी कंट्री? स्पेशली फ्रांस। और फ्रांस के अंदर नेंटिक्स और बॉर्डिक्स नाम के दो पोर्ट हैं, जहां से फ्रांस के मर्चेंट्स
अपनी शिप लेकर, अपने जहाज लेकर निकलते थे कैश के साथ, और कहाँ पहुँचते थे? अफ्रीका। और अफ्रीका के अंदर यहाँ के लोकल चीफ से वो क्या खरीदते थे? स्लेव्स को। स्लेव्स मतलब गुलाम। अभी जो स्लेव्स है यहाँ पर, ये बेचारे बहुत पुअर लोग होते थे, ये थोड़े पैसों में बिक जाते थे। अब यहाँ से स्लेव्स को खरीद कर शिप के अंदर लाद कर वो कहाँ पहुँचते थे? अमेरिका के कैरिबियन आइलैंड पर। और कैरिबियन आइलैंड वो जगह थी जहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स होते थे, और इन लोगों को, अमेरिका के लोगों को इन फार्म्स के अंदर खेती कराने के लिए क्या चाहिए? स्लेव्स। और ये इनसे खेती कराते थे, और इन खेती के बदले में यहाँ पर क्या मिलता था? टी, कॉफ़ी, टोबैको, शुगर, इंडिगो, ऐसी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स मिलती थी जो यूरोपियन मार्केट में बहुत महंगी बिकती थी। अब इन्हें अपनी शिप के अंदर ये सारा गुड्स लिया और ले चले अपने सामान को कहाँ पर? फिर से यूरोप। और यूरोप में ले जाकर इन्होंने अपने सारे सामान को यूरोपियन मार्केट्स के अंदर हाई रेट्स पर बेच दिया, और हाई रेट्स पर बेचने से इनको क्या मिल गए? अच्छे रिटर्न्स मिल गए, अच्छा प्रॉफिट मिल गया। और फिर उस पैसे को वापस लेकर अफ्रीका, फिर वहाँ से स्लेव्स खरीदे, फिर यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड, यहाँ से गुड्स खरीदा, फिर यहाँ पर बेचा। इसका मतलब ये ट्रेड के रूप में हो रहा है, एक साइकिल चल रही ट्रेड के रूप में, और इसी को कहा जाता है ट्राइएंगुलर स्लेव ट्रेड। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।